हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि शानदार करंट अफेयर आपके पास मिलेगी ऐसे ही। शुरुआत करेंगे रिवीजन से। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे 1 मिनट में रिवाइज करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर मनाया जाता है। तो इस बार सेकेंड सैटरडे ऑफ मई पड़ा था 11 मई को, इसलिए 11 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ऐसे ही सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को भी मनाया जाता है। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक आर लक्ष्मीकांत राव को नियुक्त किया गया और आइसलैंड में CO2 हवा से निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया है। इसके अलावा यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल करने के लिए इसकी अनुमति के लिए एक विधेयक पारित किया है। और जापान ने नागालैंड के साथ मिलकर के शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया नागालैंड में। भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख बनाए गए वाइस एडमिरल संजय भल्ला और 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत ने भारत पर्व की मेजबानी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिनी को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया दूसरी बार। चाड के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इदरिस देबी इटनो। और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, इनको लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों के पैरोल पर छोड़ा है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज मिलेगी बिल्कुल फ्री में। तो आप पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्विज सेक्शन में जाकर क्विज डाउनलोड कर सकते हो डिटेल वाली। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। ये दिन नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एलईडी विद द लैंप, एलईडी विद द लैंप जिन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जो आधुनिक नर्सिंग की जनक मानी जाती हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इनकी ही जयंती पर मनाते हैं। ये दिन दोस्तों दुनिया भर के उन तमाम नर्सों को सम्मान देने के लिए, उनके कार्यों को पहचानने के लिए, उनके कार्यों के महत्व को पहचानने के लिए, उनको महत्व देने के लिए ये दिवस मनाते हैं। इस बार की थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो ये थीम है इस बार की। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने 1965 से ये मनाया जाना शुरू किया था। क्लियर है ना? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जो दिवस हैं जो महापुरुषों से संबंधित हैं या उनकी जयंती से या उनकी पुण्यतिथि से संबंधित है, उसका रिवीजन करेंगे। 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। वैसे 2 बार शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग, एक बार 30 जनवरी, एक बार 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है ना, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर उनको फांसी दी गई थी। और एक 30 जनवरी को। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। 23 मार्च देखिए शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। और इनकी जयंती पर ही 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती। 31 अक्टूबर एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। 11 नवंबर शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती। 14 नवंबर बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। ये महत्वपूर्ण डेटा है, दोनों ही पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और रिवाइज कर डालो। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं डेली करंट अफेयर में, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन करवाता रहता हूं जिससे आपको याद हो जाए। इतना अगर याद कर डाले तो समझो आप 1 नंबर बना लिए, अपना कंफर्म कर लिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिनांक को फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो देखो फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है
25 मई को अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषित किया है। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ही सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है अक्सर घोषित करती है। तो 25 मई को यह दिन घोषित कर दिया गया है फुटबॉल दिवस। अब इसके पीछे की स्टोरी समझो। एक्चुअली में 25 मई के ही दिन पहली बार ओलंपिक में 1924 में ये फुटबॉल जो है इंटरनेशनल गेम के रूप में खेला गया था। तो जब पेरिस ओलंपिक में 1924 में ये पहला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, उसी के देखे 100 साल पूरे हो गए हैं 1924 से 2024। तो 100 साल। और इंटरेस्टिंग बात यह है 1924 में भी पेरिस ओलंपिक हुआ था और देखिए 2024 में भी पेरिस में ही हो रहा है ओलंपिक, ठीक है ना। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 100 साल पूरा हो रहा है, इसके लिए विश्व फुटबॉल दिवस एक फुटबॉल को डेडिकेट किया जा रहा है दिन। तो अब से 25 मई को हर बार मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। इसके लिए लीबिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत थे ताहिर अल सोनी, इनकी नजर पड़ी और इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। जैसे जैसे भारत ने पेश किया हुआ है योगा दिवस के लिए, भारत ने ही और भी बहुत सारे दिवस जो है भारत के ही रिकमेंडेशन पर गए हुए हैं, जिसमें योग दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग 21 जून को मनाते हैं। 21 मई को 1904 को दोस्तों फीफा की स्थापना हुई थी पेरिस में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगला यहां पर सेम चीज इंग्लिश में भी है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इंग्लिश वाले स्टूडेंट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दुबई ने किन लोगों के लिए एक नया दीर्घकालिक दुबई गेमिंग वीजा लॉन्च किया? तो दुबई गेमिंग वीजा लॉन्च किया है दोस्तों क्रिएटर्स के लिए। किसने? दुबई ने। तो क्रिएटर्स कौन से क्रिएटर्स? जो गेमिंग क्रिएटर्स हैं, खास करके सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, इन सब के लिए गेमिंग वीजा लॉन्च किया है दुबई ने। अब इससे क्या होगा? इससे एक तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, ऊपर से इसकी इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि जो गेम डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये दुबई में घूमना आना ही भी चाहते हैं अक्सर, और जब ये वीजा पाएंगे तो और इनके लिए स्पेशल वीजा मिल रहा है तो ये और आना चाहेंगे, और आएंगे तो खर्च भी करेंगे, और खर्च करेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक गेमिंग हब के रूप में भी ये बनना चाह रहा है दुबई। दुबई ने अपना लक्ष्य डिसाइड किया है 2033 का, यानी अगले 10 सालों का। 2023 जो है में अनाउंस किया गया कि अगले 10 सालों में, देखो अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 को इंक्लूड करके जोड़ोगे तो 2033 तक 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसके। तो अगले 10 सालों में दुबई चाहता है कि दुबई की जीडीपी में लगभग $1 बिलियन गेमिंग से बढ़े। दूसरा कि 30,000 से ज्यादा गेम डेवलपर्स यहां पर अट्रैक्ट हों और दुबई को गेमिंग हब के रूप में प्रेजेंट किया जाए। तो ये दुबई की या कहें यूएई की चाहत है, और यूएई आप जानते ही हो कि कितना बड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचता है, बहुत बहुत चीजें ऐसे करता रहता है। इवन म्यूजियम ऑफ फ्यूचर भी यहीं पर है। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ रहा है, कल लाइव क्लास जब हुई थी ना, तो उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया है। बीएपीएस जो है, बीएपीएस मंदिर जो है वो मैंने गलती से यूएई में बता दिया दुबई में, जबकि यूएई के वो अबू धाबी में है, अबू धाबी में है, ठीक है ना, अबू धाबी में। लाइव क्लास शाम को होती है 6 बजे, ध्यान रखना 6 PM पर लाइव क्लास हो रही है, और इसमें जनवरी से लेकर के मई तक का रिवीजन कर रहे हैं। अभी आगे इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का समर सेल दोस्तों स्टार्ट हो चुका है 14 तारीख से 16 तारीख तक। अगर आप टेक्स्ट बुक का कोई भी टेक्स्ट बुक पास प्रो या टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है। मात्र 307 रुपए में पास प्रो मिल रहा है आपको, और MJ2 कूपन कोड लगाने पर आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। पास प्रो में खास बात यह है कि सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ का भी स्कीम चलता है। सिलेक्शन मिलने के बाद आपका रिफंड कर दिया जाएगा। फिलहाल आप टेक्स्ट बुक पास प्रो में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन, आने वाले नए एग्जाम्स के नए टाइप के क्वेश्चन, और भी बहुत सारे प्रकार के प्रैक्टिस सेट पा सकते हो। 80,000 से ज़्यादा इसमें अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके ये टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो, उनके एप्लीकेशन पर भी, वेबसाइट से भी। अगला, दोहा डायमंड लीग 2024 भाला फेंक में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? तो दोहा डायमंड लीग अभी हुआ। दोहा दोस्तों कतर की राजधानी है, वहां पर होता है, ये बहुत ही फेमस है दोहा डायमंड लीग। तो इसमें भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने इस बार दूसरा स्थान हासिल किया, यानी कि ये पहला स्थान से चूक गए। और कितने चूके जानते हो? मात्र 2 सेंटीमीटर, मात्र 2 सेंटीमीटर कम रह गया इनका जो इन्होंने भाला फेंका था, और ये सेकंड पर आ गए। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, ये सेकंड पर किससे आए हैं?
ये सेकंड पर उससे आए हैं जिसको सेकंड स्थान पर इन्होंने छोड़ा था ओलंपिक में। तो देखो ओलंपिक में ये गोल्ड जीते थे और सिल्वर जो बंदा जीता था वहां पर उसने यहां पर गोल्ड जीत लिया और इनको सिल्वर जितवा दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब कि उल्टा हो गया। फिलहाल नीरज चोपड़ा 88.36 मीटर फेंके भाला, और जो इनके विपक्ष में थे जो गोल्ड जीते हैं गणराज्य के जैकब वडलेज, इन्होंने 88.38 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मौजूदा ओलंपिक चैंपियन और मौजूदा विश्व चैंपियन तो हैं ही नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को दोस्तों 7 अगस्त के दिन जीता था ओलंपिक में गोल्ड, इसलिए 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 7 अगस्त। इसके अलावा नीरज चोपड़ा आप कॉमनवेल्थ का कोई सा भी गेम उठा लो तो इसमें तो गोल्ड पाए ही रहते हैं। एशियन गेम में गोल्ड जीत चुके हैं, ओलंपिक में भी गोल्ड जीते हैं अभी, और विश्व चैंपियन भी हैं। ठीक है जी, अगला, और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसमें ये गोल्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय एथलीट हैं। अगला, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों कौन? दिलीप सांघनी। अब आप कहोगे नए कहाँ हैं, पुराने हैं? बिल्कुल, नया कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। एक्चुअली में ये दूसरी बार नियुक्त किए गए हैं, लगातार दूसरा टर्म ये पाए हुए हैं। ठीक है, तो ये दिलीप सांघनी जो होंगे ये चेयरमैन होंगे इफ्को के, और अभी हाल ही में जो कहे कि जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो हैं बलवीर सिंह बनाए गए। ठीक है ना, तो वाइस चेयरपर्सन वो होंगे। अच्छा, ये 15वां अभी आरजीबी चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ और उसमें ये नियुक्त किए गए। इफ्को की बात करें अगर तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और इसी ने तो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया बनाया था, लिक्विड डीएपी। देखो ये नैनो लिक्विड यूरिया क्या है, उसके जरिए मात्र आधी बोतल यूरिया में लिक्विड फॉर्म में जो होगा उससे आप 1 बोरी यूरिया वाला काम ले पाओगे। इसके अलावा नैनो डीएपी भी इन्होंने बनाया है, इफ्को ने ही। तो ये सब बनाने वाला दुनिया का पहला है, ये समझो, भारत को दुनिया में पहली बार ऐसा कर दिया है इन्होंने ला करके, जिसकी वजह से भारत अपना मतलब विदेशों में डंका बजवाएगा। अगला, यहाँ पर कुछ प्रमुख और नियुक्तियां कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 6 बजे शाम को डेली आपको आ जाना है। कल एक क्लास हो गई है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस लाइव आना ही जरूरी है। लाइव नहीं आ पाते हो तो बाद में भी देख लेना, ठीक है। कसम नहीं खानी है कि बस लाइव अगर छूट गया तो बस क्लास गई। अभी भी क्लास अवेलेबल है, हमेशा रहेगी। लाइव सेशन में जाओ, जैसे कि आप जाओगे चैनल पर, तो चैनल पर जैसे होम पेज होता है, फिर वीडियो वाला होता है, फिर शॉर्ट्स का होता है, फिर होता है लाइव वाला सेक्शन। तो लाइव वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहीं पर आपको वीकली वाली भी करंट अफेयर की मिल जाएगी, जो अभी वीकली हुई थी लाइव, और वहीं पर आपको ऊपर मिल जाएगा ये करंट अफेयर का। वैसे मैं इसका प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, तो आगे से वही सी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएगी ये सीरीज। मात्र 10 एपिसोड में आपका खत्म करूंगा। 50 गुणे 10 कर दो, 500 क्वेश्चन में जनवरी से मई तक का क्वेश्चन आपका समाप्त होगा। जनवरी से मई तक की ये सीरीज चलने वाली है। आपका बेहतरीन रिवीजन इसमें कराया जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए शाम को 6 बजे आने की। नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं, बाद में भी देख लेना। अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित, लेकिन अब ये नहीं कि बाद में देखने मतलब अब एग्जाम आएगा तब हम देखेंगे, कुछ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं टालना चाहिए, है ना, वरना फिर परेशान हो जाओगे। अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल शुरू किया? तो भारत ने ओमान के साथ मिलकर के एक संयुक्त पहल पर हस्ताक्षर की है, जिसमें अरब सागर में सार्क मछलियों पर किरणों से संबंधित जो रिसर्च हैं उनको किया जाएगा और उनके संरक्षण का प्रयास किया जाएगा। सार्क फिश आप जरूर सुने होंगे, बहुत ही खतरनाक मछली मानी जाती है, तो ये उन पर रिसर्च करेंगे। साथ ही साथ जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं समुद्र पर, अरब सागर में, तो उससे उनको क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी रिसर्च की जाएगी। तो ये भारत और ओमान की संयुक्त पहल है अरब सागर में, जो कि होने जा रहा है। तो इससे संरक्षण को बढ़ावा देना और रिसर्च को समझना, ये सब चीजें होगी। भारत की तरफ से CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसमें किया जाएगा, हिस्सा लिया जाएगा। तो डॉक्टर A गोपाल कृष्णन इसके अध्यक्ष हैं। बात समझ में आई? चलिए ओमान दिखा देता हूं आपको है कहाँ पर, ऐसे ही UAE भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अभी आपको यहीं पर बगल में ही अरेबियन सी दिख जाएगा, अरब सागर, और यहीं पर पड़ोसी में है अपना ओमान।
ओमान के बगल इधर यूएई है, और अभी यूएई के बारे में हम लोगों ने बात किया शुरुआत में, तो यहीं पर एक साथ देख लो क्वेश्चन। ओमान जो है, ओमान की राजधानी होती है मस्कट, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा, ये जो खाड़ी देश है ना, इनकी राजधानियां रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूएई की राजधानी आपका होता है अबू धाबी, कतर की दोहा होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप रट डालो। और फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ओमान जो है ये अरब सागर में भारत के साथ मिलकर के क्या करने वाला है, रिसर्च करने वाला है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के एवरेस्ट मैन कौमी रीता शेरपा ने कौन सी भी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। तो कौमी रीता शेरपा ये एवरेस्ट मैन ऑफ नेपाल कहे जाते हैं। ये 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। भाई यहाँ कोई एक दो बार भी नहीं चढ़ पाता है, ये 29 बार चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर। एक बार भी चढ़ने में बहुत सारे लोगों की जान आज तक चली गई है, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। किसका रिकॉर्ड? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। रिकॉर्ड 29वीं बार ये चढ़े हैं, और वो भी 54 साल इनकी उम्र हो गई है। तो 8,848.86 मीटर ऊंची जो चोटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, सागर माथा कहते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो उस पर ये फतह करते आ रहे हैं बार बार। तो ये 28 बार पहले चढ़ चुके थे, अब 29वीं बार ये चढ़ चुके हैं, एवरेस्ट मैन कौमी रीता शेरपा। 1994 में ये पहली चढ़ाई किए थे, और तब से प्रतिवर्ष लगभग 8,849 मीटर की चोटी पर ये चढ़ाई करते आ रहे हैं लगभग। पृथ्वी का सबसे ऊंचा ये पर्वत है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे इस पर सबसे पहले चढ़े थे। तो नेपाल तो दिखाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, नेपाल से मैंने अभी बात की थी 3 विवादित क्षेत्रों की, जिनको नोट में ऐड किया है, 100 रुपए की नोट में ऐड किया है नेपाल ने। कौन से 3 क्षेत्र हैं वो नाम याद रखना, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख दर्रा। ये 3 क्षेत्र को वो अपने मैप में शो करा रहा है अपनी नोट में। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रतिष्ठित समर्पण पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में हेमंत खत्री साहब को। हेमंत खत्री जी जो हैं, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनको पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनी होती है जिसमें सरकार का 50 से ऊपर का हिस्सेदारी होती है। तो ये पीएसयू समर्पण पुरस्कार जीते हुए हैं हेमंत खत्री, ठीक है। नई दिल्ली में अभी गांव कनेक्ट के द्वारा एक आयोजन करा करके इनको दिया गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पाए हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो 21 जून 1941 को स्थापित हुआ था। विशाखापत्तनम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में इदासीसा नोंगरोंग ये किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, यानी फर्स्ट विमेन डीजीपी बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। ये बनी है मेघालय की। तो इदासीसा नोंगरोंग जो है, यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं, ये बन गई हैं पहली महिला डीजीपी ऑफ मेघालय। ये LR विश्नोई की जगह लेंगे, जो कि अभी रिटायर होने वाले हैं 19 मई को, तो 20 मई को ये अपना पद संभाल लेंगे। ये 1992 बैच की IPS अधिकारी हैं और खासी जनजाति से हैं। देखो खासी जनजाति, वहां पर देखो मेघालय में 3 जनजातियां बहुत फेमस है, 3 जनजातियां फेमस हैं, और 3 जनजातियां जो है अपनी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। मतलब वहां 3 पहाड़ियां भी हैं। आप बताओगे गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना। याद रखना, तीनों पहाड़ियां और तीनों जनजातियां। मेघालय का अगर आप देखोगे मैप में कि मेघालय कहाँ पर है, तो इंडिया के मेघालय मैप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेघालय। शिलांग इसकी राजधानी होती है। कर्नाट संगमा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। यहीं पर है दोस्तों चेरापूंजी, और यहीं पर है मानिसराम, जो सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है। इसके अलावा उमियम झील है, यहाँ पर नोकरोक नेशनल पार्क है, सिजू पक्षी अभ्यारण्य है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। 60 विधानसभा में सीटें, 1 जिला, और लोकसभा में 2, राज्यसभा में एक जिला ही नहीं है, 11 जिला है, ठीक है। तो राज्यसभा में 1 सीट और 2 लोकसभा में सीट जाती है, इसको करेक्ट कराना है। 11 जिले हैं मेघालय में, ठीक है ना। आगे लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पात्र का निधन हो गया? तो सुरजीत पात्र जी दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित थे, साथ ही साथ साहित्य अकादमी भी इनको मिल चुका था। तो A और C दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इनका अभी निधन हो गया है। ये पंजाबी कवि थे, पंजाबी भाषा के कवि थे, बहुत ही फेमस थे। तो पद्मश्री पाना मतलब आप समझ लो कि चौथा नागरिक सम्मान पाना। तो ये राष्ट्रपति जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, उनके द्वारा इनको दिया गया था। 2012 में सम्मानित थे। तो अभी हाल ही में 79 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है।
क्षेत्रीय भाषा में लेखन के लिए साहित्य अकादमी भी पा चुके थे। पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये पंजाबी की भाषा के प्रोफेसर थे। साथ ही साथ पंजाबी कला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके थे। क्लियर है ना? तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनका आपने रिवीजन किया, पढ़ा, अच्छे से डिटेल में समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ई बुक लेना चाहते हो किसी भी महीने की, तो आप प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 7235939467। अप्रैल की जैसे अभी आई हुई है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है, आप जानते हो। मात्र 20 रुपए पे करके आप ये प्राप्त कर सकते हो। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है और QR कोड भेजा जाएगा, पहले जा करके पूछ लेना। तो उसके बाद फिर आपको दे दी जाएगी ई बुक वहीं पर PDF फॉर्मेट, ठीक है ना? किसी भी महीने की सब अवेलेबल है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कल मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? कल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व में नंबर 1 और 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो बजरंग पूनिया है। कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच नहीं आयोजित किया जाता? तो गरुड़ शक्ति नहीं होता है, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी, ये बता दीजिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किन शर्तों